नमस्कार बच्चों। तो कल से आप ये फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित ठेस जो कहानी है वो देख रहे हैं। एक बिहार के ग्रामीण इलाके का एक कलाकार जिनका नाम है सिरचन, जिनका अपने कला पर बहुत प्यार है, एक नाच है उन्हें अपने कला पर। और वह इसी तरह नाच क्यों ना हो, क्योंकि सिरचन जैसा एक उच्च कोटि का कलाकार उन गांव में तो कोई है ही नहीं है, जो कि एक रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिलिया, झिलमिलाती चीख और ऐसे कुछ चीज़ें वह बनाता रहता है। लेखक और लेखक का परिवार और उन परिवार के साथ कई सालों से सिरचन का काफ़ी जुड़ा हुआ रिश्ता। लेखक की जो माँ है, उन माँ से उनका काफ़ी स्नेह। माँ भी सिरचन की जो कुछ कला है, उन कला की वह कदर करती रहती है। और लेखक की माँ का कोई भी शब्द सिरचन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। वह कोई भी वह कहती है तो उनके लिए मना नहीं करता। लेकिन उनकी छोटी बेटी मानू, मानू का ब्याह, उनका जो होने वाला दूल्हा जो एक बहुत बड़ा अफसर, और उन्होंने भी उन सिरचन की कला को याद किया था। और इसलिए लेखक की माँ चाहती है कि मानू को ये शीतल पाटी बना कर दे दे, और इसीलिए मानू को वो दे देना है। इसलिए वो बहुत अपना मन लगाकर वह शीतल पाटी बना रहा है, क्योंकि वह मानू को अपनी बेटी जैसा मानता है। लेकिन उनकी जो ये सिरचन की जो बात है और जो लेखक की माँ के साथ उनका जो गहरा रिश्ता है, ये शायद जो मछली भाभी और चाचू को थोड़ा सा उनके लिए वह खटकता रहता है, वो उन्हें पसंद नहीं है। और इसी तरह वह लेखक को उन्हें बुलाने के लिए चला जाता है, वह आता है, वह काम करने लगता है। और इसी तरह ये सारी बात मानो काफ़ी खुश है, क्योंकि कुछ दिनों में वह सारे तैयार होने वाला है और वो लेकर अपने मायके में जा रही है, जाने वाली है। तो इसी तरह वह सिरचन जो बैठकर वह काम कर रहा है, और उसी वक्त ये जो मानू है, वह मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में वह भेज रही थी। चुपके से उन्होंने एक पान का एक बीड़ा सिरचन को दे देती है। और जब वह कहती है कि सिरचन दादा, काम काज का घर है, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर ध्यान मत देना। सिरचन ने मुस्कराकर वह पान का बीड़ा मुंह में ले ही लिया था। और उसी वक्त ये जो चाची है, वह चाची बाहर आती है। तो वो देखती है कि सिरचन पान का बीड़ा खा रहा है। मानू ने सिरचन को पान का बीड़ा दिया है। चाची को ये बात पसंद नहीं है। सिरचन जो है, वह सिरचन की तरफ उनका देखने का जो दृष्टि है वह इतनी अच्छी नहीं है, और इसीलिए वह अवाक हो जाती है। तो जब चाची उनकी तरफ बड़े अचरज से देखती है, जब वो देखती है तो वो कहती है कि यानी कि सिरचन उन्हें कहता है, छोटी चाची जरा अपने डिबिया का गम कौवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए हैं। लेकिन सिरचन की ये बात काकी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। कई कारण हैं जो कि काकी सिरचन पर जलती भूनती ही रहती है। अब बस गुस्सा उतारने का एकमात्र मौका उन्हें मिला था। उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है, और वह चाची जो है वह सिरचन को कहती है, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ को आग लगे, घर में भी पान और गम कौवा जर्दा खाते हो, चटोर कही के। जब काकी सिरचन को ये कहती है तो मैं बहुत घबरा गया, मेरा कलेजा धड़क उठा। अब हो गया सत्यानाश, क्योंकि सिरचन जो है वह जितना उच्च कोटि का कलाकार है, उतना ही वह मानी भी है। बस सिरचन की उंगलियां में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह ऐसे ही चुपचाप बैठा, मुंह में पान को घुलाता रहा। फिर अचानक उठ गया, पिछवाड़े के जाकर वो थूक आया। अपनी छुरी यानी कि अपना सारा सामान उन्होंने समेट संभाल कर झोले में डाल दिया। टंगी हुई अधूरी चीख पर एक बार उन्होंने नज़र डाली, और वह आंगन से बाहर निकल आया। मानो ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। चुपचाप अधूरी चीख को वो देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। जब माँ को इस बात का पता चला तो मानो काफ़ी नाराज है, काफ़ी उदास है, क्योंकि वह सिरचन अपना काम अधूरा ही छोड़कर चली गई है। तो माँ ने मानो के कंधे पर हाथ रखा और उन्होंने कहा, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मैं
इसमें कुछ एक दो दिन चले गए। मैं सिरचन को मनाने उनके घर चला गया। देखा, एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वो कुछ सोच रहा है। मुझे दिखाई दिया वो उदास है, काफ़ी नाराज है। शायद यही चाची की बात बार बार वो अपने मन में दोहरा रहा है। मुझे देखते ही उन्होंने कहा, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा? कौन पहनाएगा? जो मेरी पत्नी, मेरी बेटी बेटियाँ ले गई वो अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घर वाली जिंदा रहती है तो मैं ऐसी दुर्दशा कभी नहीं भुगता। ये शीतल पाटी है ना जिस पर मैं लेटा हूँ, उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, उनकी कसम खाकर कहता हूँ, अब ये काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारे हवेली में मेरी इतनी कदर होती थी, अब क्या? शिरचन की ये सारी बातें सुनकर मुझे भी दुख हुआ। मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में एक ठेस लगी है, वह नहीं मानेगा। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन चिट का झालर लगाने लगी। यह भी भेजा नहीं दिखलाई पड़ता। क्यों मानो? मानो कुछ नहीं बोली, लेकिन मैं चुप ही नहीं रह सका। चाचा और मजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें। मानो को ससुराल पहुंचाने में मैं ही जा रहा था। मानो काफ़ी खुश थी कि उनके पति ने जो शीतल पाटी को याद किया था। आज कितना अच्छा होता कि सिरचन ने वह शीतल पाटी बनाई होती तो मानो बड़ी खुशी से लेकर चली जाती। लेकिन मैं तो जा रहा था उन्हें ससुराल पहुंचाने में। लेकिन मानो का मन, मुझे लग रहा था कि मानो का मन काफ़ी उदास है। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा कि मानो ने ये अधूरी चीख ही समेट कर अपने साथ ले ली है। मन ही मन सिरचन पर उनके मन में भी गुस्सा आ गया होगा। शायद चाची ने जो कुछ कहा था कि कामचोर चटोर कहेगा, मानो ऐसा लग रहा था कि क्या मानो के मन में भी यही विचार है। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर अचानक मुझे ये दौड़ते हुए सिरचन दिखाई दिया और वो जोर जोर से पुकार रहा था, बबुआ जी, बबुआ जी। उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। मैंने खिड़की से बाहर गर्दन निकालकर बड़े गुस्से में ही उसे कहा, क्या है? सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। बबुआ जी, दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखूं। मैंने दरवाज़ा खोल दे दिया तो सिरचन ने अपने साथ जो बंडल लाया था वो मानो के हाथ में दे दिया और मानो ने देखकर बस केवल इतना ही कहा, सिरचन दादा। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, बेटी ये मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं इसमें, शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसानी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकालकर उन्हें देने लगी। सिरचन ने जीप को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारागिरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम मैं पहली ही बार देख रहा था। गाड़ी निकल पड़ी। मैंने देखा प्लेटफॉर्म पर वह सिरचन ऐसे ही अपना हाथ हिलाकर वह खड़ा है। दूसरी क्षण मेरी निगाहें जब मानो पर पड़ी तो मुझे दिखाई दिया कुछ मिनट पहले इतनी उदास मानो अचानक कितना परिवर्तन आ गया और मानो बेहद खुश मुझे दिखाई दी, वह केवल सिरचन के कारण ही। तो इसी तरह ये जो कहानी, उन कहानी का जो नायक है सिरचन, एक भावनाओं से परिपूर्ण व्यक्ति है। वह एक उच्च कोटि का कलाकार है। चीक, शीतल पाटी आदि बनाने में पूरे क्षेत्र में उसका कोई सानी नहीं है। लेखक का परिवार, विशेष रूप से उसकी माँ का सिरचन पर बहुत आदर करता है। लेखक की माँ भी सिरचन की कला का सम्मान करती है। शायद इसलिए लेखक की चाची उसे जली भुनी रहती है। भावुक होने के कारण सिरचन को किसी के द्वारा टोका जाना तनिक भी बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए
चाची के बुरा भला कहने पर वह नाराज होकर काम अधूरा छोड़कर चला जाता है, परंतु शीरचंद जानता है कि चीक, शीतल पाटी आदि सभी चीज़ों के लिए मानू के अफसरपति ने फरमाइश की थी। उसे मानू से स्नेह था, अतः नाराज होने के बावजूद वह मानू के लिए ये सारी चीज़ें बनाता है और इतनी सुंदर की लेखक की उसकी कारागिरी देखकर दंग रह जाता है। शीरचंद स्वयं उन्हें लेकर स्टेशन आता है। मानू जब माँ द्वारा कही गई मोहर छाप वाली धोती का दाम शीरचंद को देना चाहती है तो वो दोनों हाथ जोड़कर मना कर देता है। तो इसी तरह वह शीरचंद और उन शीरचंद की कला, शायद लगता है कि उन शीरचंद को और उनकी कला को भी अगर हम सलाम करें तो भी वह शीरचंद की कला का जो कोई मूल्य है या शीरचंद की कला का जो कोई महत्व है वह सभी के समझ में आ जाए। तो बच्चों, फणीश्वरनाथ रेणु लिखित ये जो ठेस कहानी है, उस कहानी, उन कहानी का नायक शीरचंद, उनकी कला और उसी के साथ ही साथ एक उच्च कोटि का कलाकार होते हुए भी मानू पर उनका स्नेह और मानू के लिए वह फिर स्टेशन पर यह सारा का सारा सामान लेकर चला जाता है। और इससे इस बात का पता चलता है कि जो भी कलाकार होता है वह अपनी कला पर कितना प्यार करता है। शायद आप कल और आज दोनों के दिन यह पाठ समझ गए होंगे। फिर भी जब भी आप ये वीडियो ऑडियो देखेंगे तो किताब जरूर निकालना और फिर से बड़ी सूक्ष्मता से वो जो पाठ है वो 1-2 बार पढ़ लीजिए और उनके नीचे जो भी कुछ स्वाध्याय दे दिया है वह अपने नोटबुक में जरूर लिखिए। फिर एक बार एक नया पाठ लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद।